इस समय पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और आप सभी लोग घरों पे होंगे, तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास शुरू किया जाए, जिसको कल से मैंने प्रारंभ किया है। तो कल मैंने आप लोगों को जो है अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, उसके गुणों के बारे में मैंने बताया, जिसको संक्षेप में जो है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। amorphous solids are such solids in which there is no regular pattern of constituent particles, or we can say that the constituent particles are not in a regular pattern in long range order, it is only in a short range order। मतलब ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण जो होते हैं वे लघु परास व्यवस्था में उसमें नियमितता पाई जाती है, दीर्घ परास व्यवस्था में यह नियमितता नहीं पाई जाती है। तो अक्रिस्टलीय ठोस का यह डेफिनेशन हो गया शॉर्ट में। दूसरी बात, अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कांच है, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, फोम, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल है। अक्रिस्टलीय सिलिका आप जानते होंगे, जो कि हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। इसका और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कोयला है, आपका कोयला अक्रिस्टलीय ठोस है। ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि क्वार्ट्ज जो है सिलिका वो क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय में बहुत आसानी से हम मतभेद कर सकते हैं। एक उदाहरण लेकर, जैसे क्वार्ट्ज ग्लास है और क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सिलिका है। क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम क्वार्ट्ज ग्लास में चेंज कर सकते हैं। क्वार्ट्ज में कॉन्स्टिट्यूएंट का एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जबकि क्वार्ट्ज ग्लास में यह रेगुलर अरेंजमेंट उसके इंटायर मास में नहीं होता, इट इज ओनली इन शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब लघु परासीय व्यवस्था होती है। अपॉन मेल्टिंग क्वार्ट्ज एंड इमीडिएट कूलिंग देयर इज ए चेंज फ्रॉम short range order, long range order, to short range order, and quartz may be converted into glass। तो क्वार्ट्ज को हम ग्लास में चेंज कर सकते हैं, पहले उसको मेल्ट करके हाई टेम्परेचर पे, और फिर उसको एकाएक ठंडा करके, इस प्रोसेस को हम एनीलिंग प्रोसेस भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कांच का तापानुशीतन। तो इस प्रकार क्वार्ट्ज जो है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, वो क्वार्ट्ज ग्लास में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार इस उदाहरण के द्वारा आप क्रिस्टल और एमार्फस रूप में आसानी से मतभेद कर सकते हैं। दूसरी बात, अक्रिस्टलीय ठोस एमार्फस सॉलिड को हम सुपर कोल्ड लिक्विड भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड्स, यानी अतिशीतित द्रव। ऐसा इसलिए कहा गया है बिकॉज सम एमार्फस सॉलिड्स हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ लिक्विड्स। कुछ अक्रिस्टलीय ठोस में द्रव के समान गुण पाया जाता है। As for example, fluidity,
जैसा कि आप जानते हैं कि द्रव में तरलता का गुण होता है, फ्लूइड में गैस और लिक्विड्स आते हैं। गैसों में हम उसको डिफ्यूजन कहते हैं और लिक्विड में उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। गैस में, लिक्विड में बहने का गुण होता है। तो वही प्रॉपर्टी जो है कुछ अक्रिस्टलीन ठोस में पाई जाती है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, द विंडोज ऑफ द ओल्ड हाउसेस बिकम्स थिकर एट द बॉटम। ये क्वेश्चन है, पूछता है एनसीईआरटी में भी। तो पुराने घर के जो शीशे होते हैं, खिड़कियों के शीशे, वे जब बहुत पुराने हो जाते हैं तो बॉटम पे वो मोटे हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अपॉन हीटिंग इन डे टाइम में टेम्परेचर ज्यादा होता है, वो गर्म करते हैं, एंड कूल्स एट नाइट, रात को ठंडे होते हैं। तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर दे फ्लोज डाउन, ये नीचे की तरफ फ्लो करके आते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दे बिकम्स थिकर एट द बॉटम, और इस कारण वे बॉटम पे मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए चूंकि इसकी कुछ गुण जो है इसके लिक्विड्स के समान मिलते हैं, जैसे फ्लूइडिटी, तो इसको सॉलिड ना कह के सुपर कोल्ड लिक्विड कहना उचित है। इसलिए इसको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। आपने क्रिस्टल और एमार्फस सॉलिड्स के बारे में जाना। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि क्रिस्टल ठोसों का वर्गीकरण। मेनली हमको इस चैप्टर में क्रिस्टल ठोस के बारे में ही पढ़ना है। अभी तक जो आपने पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा आपने, क्रिस्टल और एमार्फस का क्या डेफिनेशन होता है। अब आप जो भी पढ़ेंगे इसके आगे जो आएगा वो मेनली क्रिस्टल ठोस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, कितने प्रकार के क्रिस्टल्स होते हैं। अभी आप जो पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टल ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। तो बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को उनके अवयवी कणों के बीच जो अंतराणविक बल कार्य करता है, जो उसको बांधे रखता है। अवयवी कण का मतलब परमाणु, आयन अथवा अणु। तो उनको जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बांधे रखता है, उसके नेचर के आधार पर क्रिस्टल ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला, फर्स्ट, हम इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, यानी कि हिंदी में हम कह सकते हैं इसको आणविक ठोस। दूसरा, आयनिक सॉलिड्स, माने आयनिक ठोस। तीसरा, मेटालिक सॉलिड्स, धात्विक ठोस। और जो फोर्थ टाइप है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, यानी सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो ये 4 प्रकार के क्रिस्टलाइन ठोस हैं, जिनको अवयवी कणों के बीच, उनमें उपस्थित अवयवी कणों के बीच अंतराणु बल के नेचर के आधार पर बांटा गया है। पहला जो प्रकार है इसको हम आणविक ठोस कहते हैं। द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। आणविक ठोस को पुनः जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है। फर्स्ट हो गया आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा हो गया
हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो बच्चों जो पहला प्रकार है आणविक ठोस का, इसको भी फर्दर 3 भागों में बांटा गया है। तो जो इसका पहला प्रकार है अध्रुवीय आणविक ठोस, दे कंप्राइज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैविंग नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें परमाणु आते हैं, जैसे अक्रिय गैस, आर्गन है, हीलियम है, या ऐसे अणु आते हैं जिसमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, बड़े होंगे आप। कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, क्लास 11th के नोट्स में उसको देख सकते हैं आप। तो अब इसमें परमाणु या अणुओं के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अब एक परमाणु दूसरे परमाणु से, या कहिए कि एक अणु दूसरे अणु से, ऐसे ठोसों में लंदन फोर्स, या इसको हम वीक डिस्पर्सन फोर्स कह सकते हैं, उसके द्वारा बंधे होते हैं। अब वीक डिस्पर्सन फोर्स क्या है? इसको हम इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी कहते हैं। क्लास 11th की किताब में आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में पढ़ सकते हैं। कल आप उसको पढ़ कर आइएगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2, I2, iodine. Such solids are soft and non-conductors of electricity. ऐसे ठोस पदार्थ मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। Such solids are either liquids or gas at room temperature and pressure. ऐसे ठोस सामान्य ताप और दाब पर या तो द्रव होते हैं या तो गैस होते हैं। समझ लिए? तो ये हो गया अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस। पोलैरिटी के बारे में आप पढ़ चुके हैं। पोलैरिटी को मेजर करने का जो पैमाना होता है उसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ऐसे सॉलिड आते हैं which have परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। Such molecules have polar covalent bonds. ऐसे अणुओं में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं: सॉलिड SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, सॉलिड NH3, अमोनिया। In such solids, the intermolecular force existing between molecule is dipole-dipole. ऐसे पदार्थों में अणुओं के बीच द्विध्रुव अंतराणविक बल कार्य करता है। इसमें ये सॉलिड्स जो होते हैं, दीज आर आल्सो सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। बट देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हायर देन दोज ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन इनके गलनांक जो है, जब ये ठोस अवस्था में है, क्योंकि गलनांक ठोस का होता है कि यदि ये ठोस अवस्था में है तो इनके गलनांक अध्रुवीय अणु आणविक ठोस की अपेक्षा अधिक होते हैं, क्योंकि इसमें जो अंतराणविक बल होता है दैट इज डाइपोल, वो लंदन फोर्स की अपेक्षा प्रबल होता है। ठीक है।
तीसरे प्रकार का जो आणविक ठोस है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाउ इट अराइज, कैसे उत्पन्न होता है, ये कितने प्रकार का होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है? When more electronegative element like fluorine, oxygen or nitrogen is directly attached with hydrogen। जब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये हाइड्रोजन से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, तो एक एंड पर द वन एंड एक्वायर्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज। जो तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, उन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आंशिक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन पर आंशिक धनात्मक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो आणविक ठोस है वो वाटर में होता है। वाटर में लिक्विड स्टेट में भी और आइस फॉर्म जो उसका सॉलिड स्टेट है दोनों में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का उदाहरण हो गया बर्फ, हो गया आइस, हो गया सॉलिड्स। द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज एक्वायर्स पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन एक्वायर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है उन पर आंशिक ऋणात्मक आवेश तथा हाइड्रोजन पर आंशिक धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से वन एंड और वी कैन से दैट द नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। एक अणु का ऋणात्मक सिरा दूसरे अणु के धनात्मक सिरा के द्वारा आकर्षित होने लगता है एंड दे एसोसिएट टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल, और वे आपस में संगठित होकर बड़े बड़े अणु बना देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों प्रकार के आणविक ठोस में अणुओं के बीच सबसे प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल हाइड्रोजन बॉन्डेड आणविक ठोस में पाया जाता है। Such solids are also soft and non-conductors of electricity। इस प्रकार के ठोस भी कोमल होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं, सामान्य ताप और दाब। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको बढ़िया से आप रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके पास बहुत समय है इस समय। तो बाकी जो होगा, बाकी जो इसके आगे का जो है टॉपिक है आपको मैं कल बताऊंगा, इस पे मैं अपलोड कर दूंगा और इसका नोट्स जो है मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो धन्यवाद।